नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स आपके जो आगामी एग्जाम्स हैं, चाहे वह एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम जो आगामी है, एनटीपीसी जेई के एग्जाम्स हैं, सीटेट का एग्जाम होने वाला है, हर एग्जाम के लिए ये मैथमेटिक्स की श्रृंखला रामबाण से दोगी। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक सेशन भी है ये दोस्तों, हम इसमें आपको मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट ट्रिक से हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स के इस प्रैक्टिस सेट की। ये सीटेट 2019 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन था, x बराबर दिया हुआ था ये, और y बराबर ये दिया हुआ था, और z बराबर ये दिया हुआ था, और आपसे पूछा गया था x, y और z का महत्तम समापवर्तक, मतलब आपसे मासा पूछा गया था, HCF पूछा गया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको कॉमन फैक्टर इसमें हाईएस्ट निकालना था। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप 2 को उठाइए। दो की मैक्सिमम पावर नहीं, आपको यहाँ पर मिनिमम पावर लेना होता है HCF में। और वहीं अगर LCM पूछा होता तो LCM में आपको मैक्सिमम पावर लेना होता। तो ये बात आप याद रखिए, HCF में सबसे कम पावर देखिए किसकी है, 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 2 है। तो सबसे कम पावर 2 की पावर 2 हो गई। ऐसी 3 की सबसे कम पावर क्या है, 3 की पावर 2 सबसे कम है। ऐसे ही 5 की देखिए, इन तीनों में सबसे कम पावर क्या है, 5 की पावर 2। ऐसे ही 7 की पावर देखिए सबसे कम क्या है, 7 की पावर 3। तो यही आपका आ जाएगा HCF। अगर आप इसे करना चाहेंगे 2 तो ये आपका अगर सिंगल पावर में जाएगा तो 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 हो जाएगी, इंटू 7 की पावर 3 हो जाएगी। 5 3 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 की पावर 2 मतलब 30 का स्क्वायर गुणा 7 की पावर 3। तो यही आपका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, जो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरीके से HCF निकालते हैं दोस्तों। और अगर आपको LCM निकालना होता तो हम आपको बता चुके हैं, इसमें आप मैक्सिमम पावर लेते तो आपका LCM निकाला था। बस दोस्तों ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, यही आपको पूछा गया था इस क्वेश्चन में। अब दोस्तों ये देखिए, डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम में जब आप देखेंगे तो विभाज्यता से संबंधित प्रश्न आपसे कई बार पूछे गए हैं। तो हम आपको यहाँ पर कुछ विभाज्यता के इम्पोर्टेंट नियम भी बता देंगे, तो उनको भी देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, यदि 7 अंकों वाली संख्या 1 3 4 x 5 8 y दी थी, जो 72 से विभाज्य है, तो आपको 2x प्लस y का मान बताना है। मतलब आपको x और y की वैल्यू रखना है वहां पर, उसके हिसाब से जो x y की वैल्यू वहां पे सेटिस्फाई होगी वो यहाँ पे रखना है, आपको इसका मान पता चल जाएगा। तो आपको देखते हैं कैसे होगा ये। 1 3 4 x 5 8 y। अब दोस्तों ये बोल रहा है 72 से विभाजित हो रहा है। 72 का मतलब 8 गुणा 9, 8 ने 72। तो सबसे पहले हम 8 से देखते हैं विभाजित करने के लिए। हमने आपको बताया था कि जब भी 8 से विभाजिता चेक करनी है तो लास्ट के 3 डिजिट उठा लीजिए। लास्ट के 3 डिजिट आप उठाएंगे और इसको 8 से विभाजित कर दें। अगर ये पूरी की पूरी 3 डिजिट 8 से विभाजित हो रही हैं तो कितना भी बड़ा नंबर होगा वो 8 से विभाजित हो जाएगा। तो बस अब y की वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पे y की वैल्यू अगर आप रखेंगे 8 सत्ते 56 बचा 2, मतलब यहाँ पर 1 रखेंगे आप तो 21 8 से नहीं कटता है, 2 रखेंगे 22 भी नहीं कट रहा है, 3 रखेंगे 23 भी नहीं कटेगा, इसका मतलब 4 रखना पड़ेगा। तो 8 3 24, 73 बार कट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू यहाँ पर हो गई 4। अब x की वैल्यू रखना है। अब दूसरा नंबर हमारा क्या है, 8 गुणा 9। अब 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए क्या करना है, आपको सारी डिजिट को जोड़ना है। 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 8 हो जाएगा 21, 21 और 4 हो जाएगा 25, 25 प्लस x ये हो गया। ये 9 से विभाजित होना चाहिए। 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 9 से नहीं विभाजित होगा। अगर 25 में 2 जोड़ दिया जाएगा तो ये 27 हो जाएगा और 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 3 27, इसका मतलब हमें y की वैल्यू भी पता चल गई, 2 होना चाहिए। तो x और y क्या है, x है 2 और y है 4, इसमें रख दीजिए 2 गुणा 2 प्लस 4, तो 2 दूनी 4 और 4 क्या हो जाएगा 8। आपका आंसर 3 था। दोस्तों हम आपको ये समझाने के लिए इतना डिटेल में कर रहे हैं, वरना आपको विभाज्यता अगर पता है
तो लास्ट के 8 और 9 से विभाजिता चेक करने में कुछ ही सेकंड लगेंगे आपको। 8 से चेक करने के लिए हमने बताया लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, 9 से विभाजिता चेक करने के लिए सारे डिजिट्स को सम करके डिवाइड कर देना है। ये क्वेश्चन केवल आप 50 से 60 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर इजीली हो जाता। डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा लॉन्ग बताया। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। यहां पर दोस्तों ये पाइथागोरस त्रिक, दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम में हर बार सेम टाइप के क्वेश्चन ही रहते हैं, सिर्फ डाटा चेंज कर दिया जाता है। हम आपको दिखाते भी चलेंगे साथ में। ये कई बार आपसे पूछा गया है कौन सा पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है, पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या हुआ, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाइपोटेनियस एच का स्क्वायर। तो इसी को कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह देंगे वो पाइथागोरस त्रिक है। देखिए अब आपको पाइथागोरस त्रिक नहीं पूछा गया है। अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपको बेसिक क्या चेक करना है, बहुत जल्दी अगर करना है तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 5 लास्ट में आता है। और 24 का स्क्वायर क्या होता है 24 का 576, 6 लास्ट में आता है। तो 15 में से 6 जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर 49, मतलब इसका 9 आता है। तो आपको जल्दी जल्दी चेक करना है। फिर आपको अगर जब ये मेथड से आपको नहीं मिलेगा तब आप थोड़े डिटेल में जाएंगे, वैसे इसी से मिल जाएगा। 17 का स्क्वायर 289, मतलब लास्ट का 289 मतलब लास्ट में 9 आता है। और 15 का स्क्वायर लास्ट में 5 आता है। इन दोनों को माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया 4। 8 का स्क्वायर में 64, मतलब लास्ट में 4 आ रहा है। अब यहाँ भी देखेंगे 3 का 9 लास्ट में आएगा। और 60 का स्क्वायर में 0 आएगा, माइनस करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। यहाँ 11 का स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है, यहाँ देखिए 9 आ रहा है। बस हमें पता चल गया तीसरा ऑप्शन गलत है, कि तीसरा ऑप्शन पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, वो नहीं आया। इसके लास्ट में 3 का 9 आएगा, इसका 0, 9 में से 0 गया, 9 बचेगा। जबकि 11 11 में 121 यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए था। तो इस तरीके से आप फास्ट वे में भी जा सकते हैं, नहीं तो फिर ट्रेडिशनल मेथड है, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, इसके स्क्वायर के बराबर आए। ऐसे ही इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस इसके स्क्वायर के बराबर आ जाए, मतलब कि नहीं 2 स्क्वायर का डिफरेंस तीसरे के बराबर आना चाहिए, वही पाइथागोरस त्रिक हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से अगर जैसे हमने आपको फास्ट में बताया वैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, संपूरक और पूरक का कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा था। उस कोण की माप बताइए जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है, निम्न में से कौन सा है। अगर दोस्तों हमारा पहला कोण जो ये पूछा गया है, एक कोण का माप x है, तो जिसके संपूरक मतलब इसका संपूरक 180 माइनस एक्स हो गया, का माप कोण 180 माइनस एक्स, ये कोण बता रहा है किसके, जो हमारा ये वाला कोण है इसका पूरक, x का पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा, x का पूरक के 4 गुना के बराबर है, इसके 4 गुना के बराबर है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 180 माइनस एक्स बराबर 9 चौक 36 360 माइनस का 4x हो जाएगा। अब जब 180 इधर ले जाएंगे तो 360 माइनस 180 हो जाएगा, 4x माइनस का इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस एक्स इधर है। तो x बराबर क्या आएगा 180/3 आएगा, मतलब 60 आएगा, मतलब ये कोण 60 डिग्री था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप x 3x + 20 तथा 6x है तो त्रिभुज अवश्य ही होगा अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण या समद्विबाहु कोण। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, देखिए कोण की माप क्या दी है x प्लस दूसरा दिया है 3x + 20 प्लस तीसरा दिया है 6x। इन सब का योग किसके बराबर होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। x और 3x 4x, 4x और 6x 10x, 10x + 20 बराबर 180 होगा। तो 10x बराबर हो जाएगा 160, तो x बराबर हो गया 16। बस वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू 16 हो गया पहला कोण, दूसरा हो गया 16 3 48 और 20 कितना हो गया 68 डिग्री हो गया, और ये हो गया 16 छक्का 96 डिग्री। एक कोण इसका देखिए 90 डिग्री से बड़ा आ गया 96 डिग्री, इसका मतलब त्रिभुज क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से बड़ा।
तो एक कोण 96 डिग्री हो गया, मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में हमने सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज है डी ई और एफ में कोण सी बराबर कोण एफ है। कोण सी जो है कोण एफ के बराबर है। ए सी बराबर डी एफ है। ए सी बराबर ये जो है ये डी एफ के बराबर हो गई ये वाली भुजा, और बी सी बराबर ई एफ है। ये वाली भुजा जो है ई एफ के बराबर हो गई। यदि ए बी बराबर 2x माइनस 1, मतलब ए बी ये वाली भुजा जो है 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 है, और डी ई मतलब ये वाली भुजा 5x माइनस 4 है, तो आपको x का मान बताना है। अब दोस्तों देखिए ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर है, ये भुजा बराबर है, और ये दोनों भुजाएं बराबर है। जब ये दोनों भुजाएं आप देखेंगे ये भुजा इसके बराबर और ये इसके बराबर है, और ये जब कोण भी बराबर है तो ऑब्वियस ही बात क्या है, ये देखिए भुजा और दो भुजाएं एक कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं ए बी अपॉन ये वाली भुजा डी ई बराबर होना चाहिए बी सी, ये वाली भुजा बी सी अपॉन ई एफ के बराबर होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए बी सी और ई एफ एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनका अनुपात किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। अब हमारा ए बी की वैल्यू दी हुई है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 ए बी की वैल्यू दी है, और डी ई की वैल्यू 5x माइनस 4 दी है, तो 5x माइनस 4 बराबर 1 हो गया। सॉल्व कीजिए, इसको आंसर मिलेगा 2x माइनस 1 बराबर 5x माइनस 4 हो गया। 2x इधर जाएगा तो इधर 3x हो जाएगा, माइनस 4 इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, x की वैल्यू 1। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। दोस्तों आप इसे इजी वे में कर सकते थे, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ आपको दिया हुआ था, मतलब त्रिभुजों को सर्वांगसम किया ही हुआ था, तो आपको डायरेक्टली भुजाओं का अनुपात करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। हमने आपको इसलिए डिटेल में समझाया क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू ले जाना चाह रहे थे। अब देखते हैं ये क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हुई थी, किसी भी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा नहीं दी थी, वो x मान ली, और इसका परिमाप दिया हुआ था 5 प्लस 10 प्लस x बराबर p दिया हुआ था। तो आपसे p के अधिकतम और न्यूनतम मान पूछ रहा था। दोस्तों इस क्वेश्चन के थ्रू वो आपका त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट जाना चाह रहा था एग्जामिनर। इसमें दोस्तों याद रखिए त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो x की आप देखिए अगर वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा, जो तीसरी भुजा के बराबर है, तो त्रिभुज संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको x की न्यूनतम वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 से बड़ी होनी चाहिए, 6। अब देखिए 6 और 5 11 हो जाएगा जो 10 से बड़ा है, 10 और 6 16 हो जाएगा, 5 से बड़ा है, मतलब त्रिभुज संभव है। तो इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या हो गई, 6 और 10 16, 16 और 5 21, 21 जो है न्यूनतम वैल्यू होना ही होना चाहिए। आप इसमें देखिए 21 केवल न्यूनतम वैल्यू तीसरे ऑप्शन में दी है, आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो ये भी समझना जरूरी है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अब आप देखिए अगर हम इसकी वैल्यू 15 रख दें तो 15 और 10 25 है, जो कि 5 से बड़ा है, ठीक है। अब यहीं आप अगर देखेंगे 10 और 5 15 जो तीसरी भुजा के बराबर हो गया, इसका मतलब ये त्रिभुज संभव नहीं होगा। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप 14 रखेंगे, 10 और 5 15, तब वो 14 से बड़ी हो जाएगी, तब त्रिभुज संभव है। तो इसका मैक्सिमम पेरीमीटर क्या हो सकता है, परिमाप क्या हो सकता है, तो 10 और 14 कितना हो गया, 24 और 5 29 हो गया, तो ये मैक्सिमम परिमाप होगा। तो आपको पता चल गया परिमाप मैक्सिमम 29 है। वैसे दोस्तों आप पहला ही टेक करके इसे आराम से बढ़ सकते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 194 मीटर स्क्वायर दिया था। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर हो तो आपको इसका आयतन निकालना है घनाभ का। दोस्तों घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, याद रखिए 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा चौड़ाई, जो हो जाएगा ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ है, 194 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको लंबाई कितनी दी है, 8, और चौड़ाई कितनी दी है, 6। तो यहाँ 8 छंग 48 हो जाएगा।
प्लस लंबाई 8 है और हाइट निकालना है, प्लस हाइट आपको निकालना है, चौड़ाई 6 है तो 6h। 2 को 194 को 2 से विभाजित करेंगे तो आएगा 97। बस 8 और 6 14h हो जाएगा। ये जब 97 माइनस 48 होगा तो क्या आएगा 49। तो h बराबर जो आएगा 49/14, तो ये आएगा 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, तो 7/2 जो है ये h की वैल्यू है, हाइट की वैल्यू है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे आयतन पूछा गया, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बस वैल्यू रखिए, लंबाई क्या है 8, चौड़ाई क्या है 6, ऊंचाई कितनी आई है, ऊंचाई है 7/2, 7/2 तो हो जाएगा 2 3 6, मतलब 7 3 21, 21 8 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 मीटर क्यूब जो है ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। 168 मीटर क्यूब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आप याद रखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे चौड़ाई, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। बस यही 2 फॉर्मूले रखते आपका आंसर आ जाता। अब दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों आपके कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वह सीटेट का दिसंबर में हो जुलाई में हो, हर बार ये क्वेश्चन आपसे रहता ही रहता है समलंब चतुर्भुज का। तो समलंब चतुर्भुज का एक बेसिक सा फॉर्मूला है एरिया का, ये आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हर बार ये एग्जाम में सीटेट के पूछा जा रहा है। एरिया का फॉर्मूला याद रखिए, 1/2 हाइट गुणा और जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग जो है ये होता है इसका एरिया। तो समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, 1/2 हाइट, मतलब उसकी परपेंडिकुलर जो उसका परपेंडिकुलर होगा, इसकी लंबाई की बात कर रहे हैं, ये वाला जो परपेंडिकुलर होगा इसे कहते हैं h। ये हो गई समानांतर भुजाएं a और a2। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी लगेगा। इसमें क्या लगेगा, किसी समलंब के क्षेत्रफल दिया हुआ है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समानांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई निकालना था। बस वही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्षेत्रफल कितना दिया है, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, होता क्या है 1/2 h। देखिए उसकी शीर्षालंब दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, जो h हमने बोला था, गुणा अगर पहली भुजा x है तो दूसरी भुजा x+6 हो गई, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है लंबी है, तो बस यही हमने रख दिया। तो 105 गुणा 2/7 हो जाएगा, बराबर x 2x+6 हो गया। इसे आप कट करेंगे तो 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 15 दूनी 30, बराबर हो जाएगा 2x+6। 6 इधर माइनस होगा तो 24 हो जाएगा, बराबर 2x। तो x बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजा क्या हो गई x+6, 12+6 18 सेंटीमीटर जो हो गई बड़ी भुजा हो गई। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, 18 सेंटीमीटर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर आपको समलंब चतुर्भुज का एरिया पता है तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। अब दोस्तों देखिए ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 3 4 51 52 53। आप देख रहे हैं ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 3 4 5 6 से लेके 53 नंबर तक आपको एवरेज निकालना है। तो दोस्तों इसका एवरेज क्या होता है, जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब जो बिल्कुल सीक्वेंस में नंबर होते हैं, आप देखिए बिल्कुल क्रमशः हैं 3 4 5 6 7 8 9 51 52 53 तक। तो इस केस का कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं इनका एवरेज जो होता है उसको याद रखिए, जो फर्स्ट नंबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस जो लास्ट का नंबर होता है लास्ट नंबर, इसको योग कीजिए और आधा कर दीजिए, बस यही इसका एवरेज होता है एवरेज। तो क्या है 3 और सबसे अंतिम नंबर है 53 का आधा हो जाएगा 28, 56 का आधा क्या होगा 28। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये आप हमेशा याद रखिए, यही इसकी ट्रिक भी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ए पर्सन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस बाई कार एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक टू ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज एज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग हिज ट्रेवल। आप देख रहे हैं इसमें क्या है, बिंदु ए से कोई व्यक्ति बी बिंदु तक गया और फिर बी बिंदु से ए बिंदु तक वापस आ गया, तो इसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है। मतलब इसमें 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गया और वापस आया 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वापस आ गया, तो एवरेज स्पीड क्या है। दोस्तों जहां भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, यहां देखिए दूरी नियत है, बदली नहीं है, तो इस केस में जो एवरेज होता है, एवरेज हमेशा याद रखिए क्या होता है, जाने की स्पीड का दोगुना कीजिए और गुणा कीजिए आने की स्पीड से और डिवाइड कर दीजिए जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड को, बस आपका आंसर निकल आएगा। 25 दूनी 50 हो जाएगा और 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 2000 और नीचे हो जाएगा 65, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। यही जो होगी यही एवरेज स्पीड होगी। अब दोस्तों ये है तीसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। इन ए क्रिकेट टीम द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड द कोच इज 18 ईयर। If the age of the coach is not considered, then the average age decreased by 1 year. Find out the age of the coach. तो कोच की एज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप देखिए पहले एवरेज कितना था, पहले एवरेज था 18 वर्ष और अब एवरेज कितना हो गया, 1 ईयर डिक्रीज हो गया, मतलब 17 बचा हुआ है। इसको गुणा कीजिए, 11 प्लेयर हैं और एक कोच है, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। 12 से इसको गुणा कीजिए और इसमें प्लस कर दीजिए 17, क्योंकि जो अगर कोच की एज को कंसीडर नहीं किया जाता है उसके बाद एवरेज क्या है 17, इसको ऐड कर दीजिए। अब बस आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12 + 17 ये आएगा 29 ईयर, जो था 29 ईयर ये कोच की एज थी। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question number 4. There are 30 boys and 60 girls in a class. If the average age of boys is 12 year and average age of girl is 10 year, then find out the average age of the whole class. तो दोस्तों average of whole class क्या होगा, whole class याद रखिए, average of whole class जो हो जाएगा, ये हमेशा याद रखिए। लड़के कितने हैं इनको n1 मानिए, लड़कियां कितनी हैं इनको n2 मानिए, लड़कों का एवरेज जो एज है इसको a1 मानिए और जो लड़कियों का एवरेज एज है इसे A2 मानिए, तो आपको होल क्लास का एवरेज इजीली निकल आएगा N1 गुणा A1, मतलब लड़कों की संख्या उनका एवरेज प्लस लड़कियों की संख्या उनका एवरेज अपॉन लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या। बस इसे सॉल्व कीजिए, आंसर मिलेगा। लड़के कितने हैं 30 हैं, एवरेज क्या है 12 है, प्लस लड़कियां कितनी हैं 60 हैं, एवरेज है 10, बटा कितना हो जाएगा 30 लड़के प्लस 60 लड़कियां, तो बस हो गया 12 3 36, ये 360 प्लस 600 हो जाएगा और अपॉन 90 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 960 बटे 90 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 धाम 90 हो जाएगा, तो 10 सही 6 बटा 9 वर्ष, इतना ईयर जो है पूरी क्लास का एवरेज एज हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 8000, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट विल बी हिज न्यू मंथली इनकम। तो दोस्तों कोई भी चीज अगर बढ़ रही है तो न्यू इनकम क्या होगी, देखिए वह जितने से बढ़ रही है, जैसे पहले कितनी थी 8000 रुपए उसकी इनकम थी, अगर वह 20% बढ़ रही है तो मतलब आप डायरेक्ट इसको 120 कर दीजिए। 120 कैसे, 100 + 20, 120 बटे 100, आप इसे हल करेंगे आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा 12 8 96 होता है, 9600 रुपए उसकी न्यू इनकम होगी। अगर मान लो दोस्तों यही 20% ये डिक्रीज हो जाती, कम हो जाती, तो उसकी न्यू इनकम क्या होती, न्यू इनकम उसकी क्या हो जाती 8000 गुणा यहां पर 100 - 20 करेंगे तो क्या आएगा 80 आता, इसे डायरेक्ट सॉल्व करते 80, तो ये आ जाता 8 8 6400, 6400 रुपए उसकी न्यू इनकम होती अगर 20% डाउन हो जाता। तो दोस्तों याद रखिए इसको भी। अब आइए ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 4 7 10 13 -28 31। आप दोस्तों इसका एवरेज निकालना है, तो आइए हम देखते हैं ये किस टाइप की सीरीज है। देखिए 7 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा, 10 और 7 का डिफरेंस 3 आएगा,
13 और 10 का डिफरेंस 3 आएगा, 31 और 28 का डिफरेंस 3 आएगा। मतलब जो सर्वांतर है, मतलब डिफरेंस है, सर्वांतर बोलते हैं, ये डिफरेंस जो है 3 है, इसीलिए ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी है ये, और समानांतर या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का एवरेज जो होता है, एवरेज ऑफ एपी क्या होता है, एवरेज ऑफ एपी होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा। फर्स्ट नंबर क्या है 4 है, लास्ट नंबर क्या है 31 है, डिवाइड करिए 2 से, तो ये आएगा 35/2, मतलब 17.5 जो है ये इसका एवरेज हो गया। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इफ इनकम ऑफ रवि इज 20% मोर देन ऑफ राम, देन इनकम ऑफ राम इज हाउ मच % लेस देन दैट ऑफ रवि। कहने का मतलब दोस्तों ये है, केवल रवि की जो इनकम है, रवि की इनकम 20% जो है ज्यादा है, किन से, राम से। तो अब पूछ रहा है कि जो राम की इनकम है, राम की इनकम कितना परसेंटेज कम है रवि से, मतलब उल्टा पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर इस टाइप की चीज पूछी हो तो आप हमेशा निकालने के लिए इसे कैसे करेंगे, देखिए कितने परसेंट ज्यादा है, 20% ज्यादा है, और अब पूछ रहे कितने परसेंट कम है राम की इनकम रवि से। कम का मतलब याद रखिए नीचे 100 प्लस होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है ये नंबर उतना ही छोटा होता है। तो याद रखिए 20/100 + 20 करना है आपको, और इसको 100 से गुणा कर दीजिए। इसे हल करेंगे तो आएगा 20/120 गुणा 100, ये हो जाएगा 2 × 12, मतलब ये आंसर आएगा 100/6। इसे कैसे लिख सकते हैं, 16.2/3% जो है ये 16.2/3% राम की इनकम रवि से कम है। तो दोस्तों इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड एवरेज ऑफ द ऑड नंबर्स एंड एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 45। अब दोस्तों आप देखिए 1 to n नंबर के जो इवन नंबर हैं, 1 to n इवन नंबर का एवरेज क्या होता है, 1 to n इवन नंबर का, आप देखिए लास्ट नंबर प्लस का इसमें कीजिए 2 और डिवाइड कर दीजिए 2 से, और 1 to n नंबर का जो जितने भी ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर, इसका एवरेज क्या होता है, लास्ट नंबर इसमें प्लस का 1 कीजिए और हाफ कर दीजिए, बस इवन और ऑड दोनों का आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 1 to 45 है, 45 से पहले इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर 1 to पहला इवन नंबर 2 होगा और लास्ट का इवन नंबर 44 होगा। तो लास्ट इवन नंबर लिख दीजिए 44 प्लस का 2/2, ये आएगा 23 जो है वो एवरेज होगा इवन नंबर का। अब ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, लास्ट नंबर क्या होगा, ऑड 45 में अगर 1 जोड़ेंगे, हाफ करेंगे तो आएगा 23, ये भी, इसका भी आंसर 23 है। तो दोस्तों आपने देखा इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये ट्रिक सेशन है मैथमेटिक्स का। अगर दोस्तों आपको सक्सेस विस्टा क्लासेस के कॉन्सेप्ट और ट्रिक सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी, मतलब 10% ऑफ ए जो है वो किसके बराबर है, 12% ऑफ बी के बराबर है। देन 15% ऑफ ए, तो पूछ रहा है 15% ऑफ ए जो है वो व्हाट परसेंट ऑफ बी, पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ बी के बराबर होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी है। आप देखिए यही वाला आप स्टेटमेंट उठाएंगे तो देखिए 10% ऑफ ए 12% ऑफ बी के बराबर है, तो मतलब 1% ऑफ ए, तो इसमें 1% ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1% ऑफ ए क्या हो जाएगा, 12/10% ऑफ बी हो जाएगा। बस यहां पर अब आपको क्या निकालना था, 15% ऑफ ए, तो बस 15% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15% ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 15/10% ऑफ बी। बस इसे हल करेंगे आंसर मिलेगा, ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 3 18, 180/10 मतलब
15% ऑफ ए बराबर हो गया 18% ऑफ बी। बस सिंपल आंसर है। इसी से दोस्तों कैसे ट्रिक निकल आती है, बिल्कुल आप देखिए ये 12 का गुणा 15 से कीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए, 12 गुणा 15/10, बस यही आंसर आता है 18%। इसी को बोल देते हैं ट्रिक। जैसे हमने आपको बताया बिल्कुल ये ऐसे ट्रिक निकल आती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 51। अब बताइए 1 to 51 नंबर का एवरेज क्या होगा, एवरेज पूछा है। अब दोस्तों 1 से लेके n नंबर तक का सम क्या होता है, 1 से लेके n नंबर तक का सम क्या होता है, n गुणा n प्लस 1/2, ये सम होता है, सम मतलब योग होता है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज इसे n से डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड करने पे n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। कितने नंबर है 51, 1 to 51 मतलब 51 नंबर हो गए। 51 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 दूनी 52। तो बस 26 जो होगा इस सीरीज का एवरेज होगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों ए मैन सोल्ड 2 रेडियोज फॉर 2000 ईच। 2 रेडियो को बेच देता है, 2 रेडियो हैं उसके पास, दोनों को 2000 रुपए पर बेच देता है भाई, दोनों रेडियो को। ऑन वन ही गेन्स 16% एंड ऑन अदर ही लॉसेस 16%। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शंस। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, एक पर पहले वाले रेडियो पे 16% का उसे हो जाता है प्रॉफिट और बाकी के दूसरे रेडियो पे 16% का हो जाता है उसे लॉस। तो पूछ रहा है टोटल ट्रांजैक्शन में उसे क्या हुआ, घाटा हुआ या लाभ हुआ। तो दोस्तों इस टाइप का ट्रांजैक्शन देखिए जिसे समान रेट पर बेचा जा रहा है और उसे समान लाभ हो रहा है और समान प्रतिशत की हानि हो रही है। इस केस में इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक बात याद रखिए, टोटल उसको कुल मिलाकर क्या होता है, कुल मिलाकर उसे हानि होती है। तो कुल हानि कितनी होगी, जितना परसेंट उसको लाभ और हानि हो रही थी उसका स्क्वायर कीजिए, इसे 100 से विभाजित कर दीजिए, 16 सोडियम 256 हो जाएगा और इसे 100 से विभाजित करेंगे तो 2.56% उसे हानि हो गई इस पूरे ट्रांजैक्शन में। बस इतनी सी ट्रिक आपको याद रखना है। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 3 वुमेन इज इंक्रीज्ड बाई 4 kg। जो 3 वुमेन है उनका एवरेज वेट जो है वो 4 kg से बढ़ जाता है। कब, when one of them whose weight is 100 kg is replaced by another woman, what is the weight of the new woman। मतलब जब उसे नई औरत को एक 100 kg वाली वुमेन से रिप्लेस कर दिया जाता है तो 3 औरतों का वेट जो है वो 4 kg से बढ़ जाता है। तो आपको वह नई वुमेन का आपको वेट निकालना था, तो हमें पता ही नहीं न्यू वुमेन का वेट क्या होगा। आप देखिए कितना वेट बढ़ रहा है, 3 वुमेन का 4 kg वेट बढ़ रहा है, तो 4 तो 12 kg टोटल बढ़ गया, प्लस न्यू वुमेन, प्लस उसे किससे रिप्लेस किया जा रहा है, 100 kg वाली वुमेन से रिप्लेस किया जा रहा है। बस आपका यही आंसर होगा, जो न्यू वुमेन है उसका वेट 112 kg होगा। बस आप इतना ट्रिक याद रख लीजिए। बस इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप केवल 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ आ रही होगी ट्रिक। और दोस्तों इस सेशन को लाइक भी करते रहिए और सक्सेस विस्टा की हेल्प कीजिए। सक्सेस विस्टा आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी दे रहा है। तो सक्सेस विस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब दे दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बस इतनी सा काम आपको करना है। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 20% एंड लेटर ऑन द प्राइस वर डिक्रीज्ड बाई 25% ड्यू टू द रिडक्शन इन सेल्स। फाइंड द नेट परसेंट चेंज इन फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। दोस्तों आपको बताना है कि प्राइस में नेट चेंज क्या हुआ। सबसे पहले देखिए आर्टिकल के प्राइस में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। एंड लेटर ऑन द प्राइस वर डिक्रीज बाई 25%। अब 25 से डिक्रीज हो गया, डिक्रीज का मतलब माइनस होगा 25। अब इसको क्या करना है, प्लस 20 इंटू माइनस का 25/100। इसे हल कीजिए आंसर मिलेगा 20 पंजे हो जाएगा 100, 5 पंजे हो जाएगा 25। तो ये क्या हुआ 20 माइनस 25, ये हो जाएगा माइनस का 5 इधर होगा तो -5 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ 20 माइनस का 30 बराबर क्या हुआ माइनस का 10% जो है ओवरऑल उसे प्राइस में 10% कमी होगी। माइनस का साइन बता रहा है 10% की कमी होगी। तो इजीली आप इसे हल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जरा ये क्वेश्चन देखिए
व्हाट विल बी द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 5% ऑन मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आप दोस्तों देखिए, अगर किसी आर्टिकल, कोई आर्टिकल है, अगर उस पर जो मार्क प्राइस है उस पर अगर आप दो छूटें देते हो, R1 और R2 के बट्टे दिए जाते हो, डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो रिजल्टेंट डिस्काउंट जो होता है, कुल बट्टा, इसे हिंदी में लिखते हैं कुल बट्टा जो होगा, रिजल्टेंट डिस्काउंट जो होता है कुल बट्टा, वो होता है R1 प्लस R2 माइनस R1 गुणा R2 अपॉन 100। तो ये आप याद रखिए, ये ट्रिक होती है, यही इसका, ये दोस्तों इसका ही ट्रिक है। आप देखिए 10% का उसने छूट दिया, फिर 5% का छूट दिया, माइनस 10 गुणा 5/100, तो ये क्या हो गया, 10 पंजे 50 दूनी 100 हो गया। तो ये हो गया 15 माइनस का 0.5 बराबर 14.5% का उसे कुल छूट मिला, 14.5% का। तो दोस्तों इसका यही आंसर होगा 14.5%। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जरा ये क्वेश्चन देखिए। द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 5% एंड देन इट इज डिक्रीज बाई 5%, व्हाट इज द चेंज इन हिज सैलरी। अगर दोस्तों ऐसा कभी होता है कि कभी सैलरी जो है 5% बढ़ जाती है और 5% फिर घट जाती है, तो ओवरऑल चेंज जो होता है, कुल परिवर्तन क्या होता है, कुल परिवर्तन, हमेशा याद रखिए कुल परिवर्तन इसमें क्या होता है, कमी ही होती है। 5% जितना बढ़ रहा है और जितना घट रहा है उसका स्क्वायर कीजिए, 100 से विभाजित कीजिए, तो ये 25/100 क्या आएगा, 0.25% कमी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कमी होती है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जरा ये क्वेश्चन देखिए। ए डिसऑनेस्ट डीलर, अब ये बेईमान दुकानदार के ऊपर क्वेश्चन है, प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस ए वेट ऑफ 930 ग्राम फॉर 1 kg वेट, फाइंड हिज गेन %। कहने का मतलब है भाई, अपने जो कॉस्ट प्राइस है, जो लागत मूल्य है, किसी भी वस्तु को उसी मूल्य पर बेच दे रहा है, लेकिन वह उसके तौलने में क्या कर रहा है, 1 ग्राम तौलने में वह क्या घपला कर रहा है, 1 kg की जगह वह 930 ग्राम का यूज कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए गेन % उसका क्या होगा, गेन % निकालने के लिए वह एरर देखिए कितनी मिस्टेक कर रहा है, एरर देखिए कितनी है, 930 ग्राम यूज कर रहा है, 1 kg यूज करना चाहिए था, 1000 में से 930 जाएगा तो 70 ग्राम कम यूज कर रहा है, अपॉन कुल वेट कितना होना चाहिए था, 1000 ग्राम, और वह कितना कम यूज कर रहा है, 70 ग्राम कम यूज कर रहा है। आप इसे हल करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा, क्या होगा, 70/930 गुणा 100, बस आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 700/93, 700/93, इतना प्रतिशत जो होगा उसका गेन प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत जो होगा 700/93 होगा। आइए आप दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, जरा ये क्वेश्चन देखिए। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज रेज्ड बाय 40%, बाय हाउ मच % मस्ट ए हाउस होल्डर्स रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ दैट कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब है, अगर किसी कमोडिटी मतलब किसी वस्तु के रुपए में 40% की वृद्धि हो गई, अब वह अपने खर्चे में कितनी कमी करे जिससे उसका कुल खर्चा ना बढ़े। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि, अब उसे अपने खर्चे में क्या करना है, कमी करना है। कमी करने का मतलब आप इसके हर में क्या करेंगे, 100 में यही 40 जोड़ देंगे, हर जितना बड़ा होगा ये ओवरऑल संख्या उतनी छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी से याद रखिए, कम करना होता है कंजप्शन तो नीचे प्लस करते हैं, बस इतना याद रखिए, 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 40 गुणा 100/140 हो जाएगा। 140 इसे कैसे लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 400/14, ये हो जाएगा 200/7, इतना प्रतिशत उसे कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी, तब उसका खर्चा नहीं बढ़ेगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट रेट ऑफ 5% पर एनम इज 5 रुपी, देन फाइंड द सम। कहने का मतलब है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो याद रखिए, डिफरेंस बराबर होता है जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, उसको गुणा कर दीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 के स्क्वायर से, बस आपको मिल जाएगा। कितना डिफरेंस है, 5 रुपए, और मूलधन आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% है, तो 5/100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, 5 दूनी
10 हो जाएगा तो 20, 20 का स्क्वायर देखिए यहाँ स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या हुआ 5 बराबर P, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो मूलधन मिल गया आपको, मूलधन क्या आया P बराबर 400 को इधर गुणा कीजिए तो मूलधन बराबर आएगा 4 पंजे 20, मतलब 2000 रुपए जो था उसका मूलधन था, 2000 रुपए मूलधन आ गया। जरा ये क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 26% स्टूडेंट फेल्ड इन द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने स्टूडेंट फेल हुए 26%, और 30% स्टूडेंट फेल हो गए फिजिक्स में, फिजिक्स में 30% स्टूडेंट फेल हुए, और दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज जो था वो क्या था 5% था टोटल मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स के साथ और फिजिक्स दोनों में जो फेल हुए उसका परसेंटेज था 5%। तो अब आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन आइदर सब्जेक्ट। आप देखिए किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज क्या है, तो वह परसेंटेज रिक्वायर्ड परसेंटेज हो जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स में कितने परसेंट फेल हुए 26, प्लस फिजिक्स में 30% फेल हुए, माइनस कीजिए जितना दोनों में हुए, तो बस यही आपको आंसर यहां पे मिलेगा। देखिए 26 और 30 क्या होगा, 26 और 30 हो जाएगा 56 माइनस 5, तो ये 51% जो था रिक्वायर्ड परसेंटेज हो जाएगा जो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इफ ए सर्टेन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल इन 5 ईयर। क्या क्वेश्चन में क्या है 5 ईयर 5 वर्षों में धन जो है दोगुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है, और पूछ रहे कितने समय में, मान लिया टी समय में 16 गुना हो जाएगा, तो पूछ रहे वो तो आपको बताना है कितने समय में, इस टी की वैल्यू बताना है। अब दोस्तों इसमें दिया हुआ था 5 वर्षों में जो कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई धन जो है दोगुना होता है, तो आपसे पूछा था कितने समय में समान दर से यह धन 16 गुना हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, देखिए कितने दोगुना होता है कितने वर्ष में 1/5 कर दीजिए बराबर, अब यहां पूछ रहा है कितना गुना हो रहा है 16 गुना होगा, मान लिया हमने टी टाइम में 1/t कर दीजिए, इसे हल कीजिए आंसर मिलेगा। क्या हो गया 2 की पावर 1/5 बराबर, इसे भी 2 की पावर में लिखेंगे क्या आएगा 2 की पावर 4/t हो जाएगा। अब देखिए बेस दोनों में बराबर है तो पावर भी बराबर हो गई, 1/5 बराबर 4/t हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर मिलेगा t बराबर 20 वर्ष 20 ईयर्स में यह धन 16 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अगर दोस्तों प्रॉफिट परसेंट काफी इजी है, याद रखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है। अब दोस्तों देखिए जो 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वह 18 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो कुल मिला के प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, देखिए जो सेलिंग प्राइस है माइनस जो कॉस्ट प्राइस है, डिवाइड कीजिए कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, बस आंसर हो गया। ये क्या हुआ 2/18 गुणा 100, बस 2 ने 18 हो गया, तो ये हो गया 100/9% जो है उसका प्रॉफिट परसेंट हो गया, 100/9% प्रॉफिट परसेंट टोटल हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्टेन टाइम ए सम बिकम्स 3 टाइम्स एट द रेट ऑफ 5%। अब देखिए 3 गुना हो रहा है 5% से, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम सम बिकम्स 6 टाइम इन द सेम ड्यूरेशन। मतलब सेम ड्यूरेशन की बात कर रहा है, टाइम सेम है, 6 गुना जो होगा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगा, हमने मान लिया आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं। आप देखिए इसका जो रिलेशन होता है वो रिलेशन आप हमेशा याद रखिए, R1/R2 इक्वल्स टू होता है, देखिए जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये धन जितना गुना हो रहा है, मान लीजिए हमने m गुना हो रहा है तो उसमें से 1 माइनस कीजिए, और R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट से जितना गुना होगा, मान लिया n गुना हो रहा है उसमें से -1 कीजिए, बस इसी से आपको आंसर मिल जाता है। R1 की वैल्यू क्या है 5% है, R2 आपको निकालना है, 5% से धन कितना गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, तो यहां रखिए 3 - 1, और यहां पर R2% से क्या हो रहा है 6 गुना हो रहा है, तो 6 - 1 कीजिए आंसर मिल जाएगा। 5/R2 बराबर हो जाएगा 2/5, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, तो R2 बराबर हो जाएगा 25/2 बराबर हो जाएगा 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से यह धन 6 गुना होगा।
अगला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर 30% मार्क्स टू गेट थ्रू आउट। इफ ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल्स बाई 30 मार्क्स देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। अब देखिए मैक्सिमम मार्क को एम से डिनोट करते हैं। अब उसका सबसे पहले देखिए उसका पासिंग मार्क्स कितना था, 30%। पासिंग मार्क्स किसका होता है 30%, जो उसका मैक्सिमम मार्क होगा उसी का तो 30% होगा। अगर आप इसको 30% निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, उसने कितने नंबर आए उसके 30, और फेल कितने नंबर से हुआ, 30 नंबर से फेल हुआ, प्लस यही तो पासिंग मार्क हो गए। बस इसे हल कीजिए, आंसर होगा। तो मैक्सिमम मार्क के बराबर क्या होगा, जितने नंबर से फेल हुआ प्लस जितने नंबर आए, गुणा कर दीजिए इसे 100 से और डिवाइड कर दीजिए रिक्वायर्ड जो परसेंटेज है पासिंग का उससे। बस हो गया, आंसर हो गया। क्या आएगा, ये 60/30 हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 30 दूनी 60, 200 नंबर जो था मैक्सिमम मार्क्स था, 200 नंबर मैक्सिमम मार्क्स था। आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ए सम बिकम 2 टाइम्स इन 5 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम इन विच द सेम अमाउंट विल बी 8 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये दोस्तों ये देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित है। आप देखिए दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, याद रखिए हमेशा, अगर कोई धन t1 टाइम में m गुना होता है और t2 टाइम में n गुना होता है तो इसको रिलेशन कैसे निकालते हैं, t1/t2 बराबर m-1/n-1। ये याद रखिए हमेशा, बस इसी में आप यहां पर रख दीजिए। क्या है, t1 क्या है 5 ईयर में, और ये t2 पूछ रहा है आपसे, t2 हमने t2 ही रखा। अब देखिए 5 ईयर में कितने गुना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब 2 - 1 कीजिए अपॉन, अब t2 टाइम में कितना हो रहा है 8 टाइम्स हो रहा है, तो 8 - 1 कर दीजिए, आंसर मिलेगा 5/t2 बराबर हो जाएगा 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो t2 बराबर हो जाएगा 7 पन्ना 35 वर्ष। 35 ईयर में ये धन जो है 8 टाइम हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। बस ये ट्रिक आप याद रखिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दोस्तों आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 ईयर्स, और आपसे पूछे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो याद रखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किसके बराबर होता है, 100 से गुना कीजिए, जितना गुना हो रहा है उसमें से -1 कीजिए, डिवाइड कर दीजिए टाइम से। तो बस इसी को मैं आंसर मिल जाएगा आपको। 100 गुणा कितने गुना हो रहा है, 4 टाइम्स, मतलब 4 - 1 हो जाएगा, और डिवाइड कर दीजिए कितने वर्ष में, 20 वर्ष में, तो 20 ईयर हो गया। बस हल कीजिए, आंसर मिलेगा 20 × 5 = 100 और 5 × 3 = 15। तो ये 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी इसकी, 15% ये आर। तो आशा करते हैं ये समझ आया होगा आपको। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, द मार्केट प्राइस ऑफ ए बाइसिकल इज 1100 रुपी, ए शॉपकीपर सोल्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल। अब दोस्तों क्या है, जो मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस उसका 1100 रुपए था, एक शॉपकीपर ने क्या किया, उसे 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। दोस्तों आप हमेशा याद रखिए, अब दोस्तों देखिए प्रॉफिट हमेशा किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 100 + 10, बस इसे 100 से डिवाइड कीजिए, किसके बराबर होगा ये, मार्क। अब बताइए डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है 100 माइनस जितना, कितना डिस्काउंट दिया गया है, उसे डिस्काउंट 10% का दिया गया है, तो 100 - 10 हो जाएगा, और इसे भी 100 से डिवाइड कीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। इसलिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन डायरेक्ट यही बन जाता है, कॉस्ट प्राइस गुणा 100 प्लस जितना प्रॉफिट परसेंट होता है बराबर होता है मार्क प्राइस गुणा जितना उसे डिस्काउंट दिया जाता है। बस यही रिलेशन बन जाता है, 100 को लिखते नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है। तो बस कॉस्ट प्राइस आपको निकालना था, कॉस्ट प्राइस बराबर 1100 मार्क प्राइस दिया हुआ था गुणा 90/110 हो गया। ये क्या हो गया, 11 एकम 11, तो 100 निमा 900 हो जाएगा। बिल्कुल 900 रुपए जो था उसका कॉस्ट प्राइस था। बहुत ईजी है, इस तरीके से आप इसे हल करेंगे। हमने आपको थोड़ा डिटेल में बताया, लेकिन सॉल्यूशन केवल 5 सेकंड का हो जाएगा। इफ ए रेशियो बी दिया हुआ है 5:14 और बी रेशियो सी दिया है 7:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी।
मतलब ए बी का दिया है, बी सी का दिया है, ए बी सी को आपको फाउंड करना है। दोस्तों ये कितना इजी क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, बी कॉमन है दोनों में, तो आप बी वाले टर्म को इक्वल कर लीजिए। ये देखिए यहां पर 14 है और यहां पर बी वाला टर्म 7 है। अगर हम इस वाले रेशियो में 2 से गुणा कर दें, 2 से पूरे रेशियो में, तो ये क्या हो जाएगा, 14:6 हो जाएगा। अब देखिए यहां भी 14 है, यहां भी 14 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 5 है, बी की वैल्यू यहां देखिए 14 है, यहां भी 14 है, और सी की वैल्यू क्या है 6 है। तो बस ए रेशियो बी रेशियो सी 5:14:6 होगा। तो दोस्तों इतने इजी वे में आप इस रेशियो को निकाल सकते हैं। बाकी के लॉन्ग मेथड भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जब ये शॉर्ट मेथड पता है तो लॉन्ग मेथड जानने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, ए कंटेनर contains 40 लीटर ऑफ मिल्क, from this container 4 liter of milk was taken out and replaced by water. This process was further repeated 2 times. How much milk is now there in the container? दोस्तों क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है 40 लीटर मिल्क है, मिल्क। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से 4 लीटर मिल्क को निकाल लेते हैं और इसमें उसकी जगह 4 लीटर वाटर को ऐड कर देते हैं। और ये प्रोसेस इन्होंने कितनी बार टोटल किया, टोटल 3 बार किया इस प्रोसेस को। तो पूछ रहे हैं जब तीसरी बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तब इसमें कितना दूध बचा हुआ है, तो आपको ये निकालना है। तो दोस्तों इतना इजी तरीका है इसको निकालने के लिए। देखिए कितना वाटर, सबसे पहले देखिए कितना मिल्क है, 40 लीटर मिल्क है, बस इसको गुणा कीजिए 1 माइनस कितना निकाला जा रहा है, 4 लीटर निकाला जा रहा है, कितने में से 40 लीटर में से। और ये टर्म और इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 बार इस प्रोसेस को किया जा रहा है, तो ऊपर 3 लिखिए बस। इसे हल करेंगे आंसर मिल जाएगा 40 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 धाम 40, 10 में से 1 गया 9, 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10, तो ये क्या हो जाएगा 10 चौक 40 हो जाएगा। और आप इसे हल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 729 गुणा 4/100, 29.16 लीटर जो है उसमें दूध बचा हुआ है, ये आंसर होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों ये देखिए ये क्वेश्चन, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट ए ग्रोसर मिक्स व्हीट एट 2.04 पर केजी and 2.88 per kg so as to make a mixture of worth 2.52 per kg। कहने का मतलब है इसमें वह पूछ रहा है कि गेहूं जो है, गेहूं 2 प्रकार के गेहूं हैं, एक की कीमत है 1 गेहूं की कीमत है 2.04 और दूसरे गेहूं की कीमत है 2.88। वह कह रहा है इन दोनों गेहूं को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो कुल कीमत है 2.52 हो जाए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालने के लिए इसमें से इसे माइनस कीजिए, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0.48। अब इसमें से इसे माइनस कीजिए तो ये क्या आएगा 0.36 ये आएगा। तो दोस्तों अब बस यही आपको रेशियो मिल गया, 2.04 और 2.88 कीमत वाले गेहूं को किस रेशियो में मिलाना है। इसके नीचे देखिए क्या आया है 0.36 और इसके नीचे क्या आया है 0.48, बस आंसर मिल गया। दशमलव से दशमलव हटेगा, तो दोस्तों इसे 12 से कट करेंगे, 12 3 36, 12 चौक 48, मतलब इसे 3:4 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। 3:4, डी ऑप्शन देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म्स दे रिसीव्ड द प्रॉफिट इन दिस रेशियो, फाइंड द रेशियो टाइम फॉर विच दे कंट्रीब्यूटेड देयर कैपिटल्स। आपको देखना है T1 अनुपात T2 अनुपात T3, मतलब उन्होंने क्या है इस वाली मनी को, इन तीनों ने अपनी मनी को इस रेशियो में इन्वेस्ट किया और उनको टाइम के एंड में
इस अनुपात में प्रॉफिट मिला, तो आपको बताना है कि उन्होंने किस टाइम के लिए अपनी मनी को इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक याद रखिए, जो उनको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है P1 अनुपात P2 अनुपात P3, और जो इनको यहां देखेंगे मनी का रेशियो है, बस इसे डिवाइड कर दीजिए। जो मनी का रेशियो है, मनी का रेशियो उनका इन्वेस्टेड वैल्यू अगर मान लेते हैं X1 X2 और X3 रही, ये अनुपात जो है X1 X2 X3 है, बस इसे आप लिखेंगे। दोनों रेशियो की वैल्यू दी हुई है। देखिए प्रॉफिट का क्या रेशियो है, 5:3:12। अब इनने किस रेशियो में मनी इन्वेस्ट किया था, 2:3:5। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अब आप देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा। अब आप ऊपर पूरे रेशियो में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां देखिए 5 × 10/2 अनुपात 1 × 10/1 हो जाएगा। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 12 × 10/5। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो ये आएगा 25:10:24। इस अनुपात में उन्होंने अपने तो दोस्तों ये अनुपात है उनके टाइम का, जिस टाइम के लिए उन्होंने अपना मनी इन्वेस्ट किया था। तो आशा करते हैं ये P1/X1, P2/X3, P3/X3 आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। जरा ये क्वेश्चन देखिए, ABC each certain investments for time period as the ratio of 5:6:8. At the end of the business terms they receive the profit in ratio 5:3:12. Find the ratio of investments of A, B and C. दोस्तों यहां भी वही है, यहां पर आपको क्या है, यहां पर टाइम का रेशियो दिया गया है और इन्वेस्टेड मनी का रेशियो पूछ दिया गया है। यहां भी देखिए प्रॉफिट का रेशियो दिया है, तो इन्वेस्टेड मनी मान लेते हैं I1 अनुपात I2 अनुपात I3 है। यहां भी दोस्तों वही करना है आपको। प्रॉफिट का अनुपात क्या है, P1 P2 और P3 मान लेते हैं ये है। आपको इसे डिवाइड कर दीजिए, जो टाइम का रेशियो है T1 अनुपात T2 अनुपात T3, बस आपको यही करना है। दोनों रेशियो दिए हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए 5:3:12 है। यहाँ पे क्या है, टाइम का रेशियो 5, 6, 8 है, तो बस 5, 6 और 8 है। आप इसे हल करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। यही है इन्वेस्टेड अमाउंट ही उनका होगा, इसी रेशियो में होगा। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ करण इज 5 times द एज ऑफ शिवम। आफ्टर 10 years करण विल बी 3 times एज ओल्ड एज शिवम। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ करण एंड शिवम। दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दोस्तों यहां पर देखिए करण और शिवम की एज का रेशियो क्या दिया हुआ है, करण की एज जो है 5 टाइम है शिवम की, मतलब 5:1 दिया हुआ है। अब आप बताइए, अगर हम इसे और बोल रहा है 10 years, आफ्टर 10 years 3 times एज ओल्ड एज शिवम। बस आप देखिए 5x + 10 year आफ्टर 10 year और x + 10 year बराबर रेशियो क्या हो जा रहा है, 3:1 हो जा रहा है। शिवम के अनुपात का, शिवम की आयु का 3 गुना हो जाएगा। बस इसे हल करेंगे आंसर मिल जाएगा आपको। 5x + 10 = हो जाएगा 3x + 30। बस आप इसे हल कीजिए। 5x, अगर x इधर आएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा 10 तो 20 हो जाएगा। x बराबर आएगा 10। x की वैल्यू 10 का मतलब क्या हो गया, करण की एज क्या होगी 5 × 10 और शिवम की एज क्या होगी 1 × 10, मतलब करण की एज होगी 50 और शिवम की एज होगी 10। तो ये इनकी एज है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, A can do a piece of work in 10 days and B can do the same work in 12 days. How long will they take to finish the work if both are work together? दोस्तों अगर A जो है किसी काम को 10 दिन में, B उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो A + B मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 का गुणा कीजिए 12 से, अपॉन कर दीजिए 10 + 12, बस आंसर मिल जाएगा आपको। ऊपर हो जाएगा 10 × 12 बटे नीचे हो जाएगा 200, नीचे हो जाएगा 22। बस आप इसे हल करेंगे, 2 से 2 छंग 12 और ये 11 बार, तो 60/11 दिन उनको लगेंगे। इतने डे लगेंगे दोनों को मिलके फिनिश करने में काम को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, A and B can do a piece of work in 3 days। मतलब A and B जो है, A and B किसी काम को 3 दिन में करते हैं,
बी एंड सी जो है उसी काम को करते हैं कितने दिन में, 9 दिन में करते हैं, एंड ए एंड सी जो है उसी काम को करते हैं 12 दिन में। फाइंड द टाइम इन विच ए बी सी कैन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर, मतलब ए बी और सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे ये पूछ रहा है। बहुत ईजी है दोस्तों, आपको क्या करना है, दोगुना कीजिए ए और बी की जितना टाइम ले रहा है 3 गुणा कीजिए 9 और 12 का, 9 गुणा 12 अपॉन कीजिए, डिवाइड कीजिए, 9 गुणा 3 27 हो जाएगा, 3 गुणा 12 36 हो जाएगा, 9 गुणा 12 108 हो जाएगा। आप इसे दोस्तों हल करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है A can do a piece of work in 4 days, B can do the same work in 8 days, C can do the same work in 12 days, then working together how many days they will take to complete the work। अगर मान लीजिए A जो है किसी काम को कितने दिन में, 4 दिन में, B उसी काम को 8 दिन में और C उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो A B C मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों आप इसकी ट्रिक याद रखिए, A B एंड C तीनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करेंगे। अगर A x दिन में, B y दिन में और C z दिन में कर रहा है तो x y z का मल्टीप्लाई कीजिए अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आप देखिए इसके वैल्यू रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू क्या है, 4 डेज है तो बस 4 रखिए, y की वैल्यू क्या है 8 डेज है और z की वैल्यू क्या है 12 डेज है। बस आप इसमें वैल्यू रखेंगे 4 8 12। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 4, वाई की 8 और जेड की 12 है। आप इसमें वैल्यू रखिए, आपको आंसर मिलेगा। एक्स वाई मतलब ये 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 96 हो जाएगा और ये हो जाएगा 48। बस आप इसे सॉल्व करेंगे आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, A and B together can do a piece of work in 12 days and A alone can do it in 18 days. In how many days B can do alone? मतलब A प्लस B जो है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और वहीं जो है A अकेला इस काम को 18 दिन में कर रहा है, तो B कितने दिन में करेगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी है। आप देखिए A तो B कितने दिन में करेगा B। अब देखिए A B कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। 12 गुणा, अब A जितने दिन में कर रहा है 18 कीजिए अपॉन A जितने दिन में कर रहा है 18 माइनस कर दीजिए A B दोनों मिलके जितने दिन में कर रहे हैं। आपको क्या आंसर मिलेगा, 12 गुणा 18 बटे 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 18 दूनी 36 दिन लगेंगे B को अकेले काम को फिनिश करने में। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, व्हेन X alone does a piece of work he takes 16 days more than the times taken by x plus y to complete the work। मतलब जितना टाइम x और y दोनों मिलके लेते हैं, मान लेते हैं t टाइम लेते हैं, तो x अकेला जो है इस t से कितने दिन ज्यादा लेता है, 16 दिन ज्यादा लेता है। और वहीं y अकेला इस t से कितने दिन ज्यादा लेता है, 9 डेज ज्यादा लेता है। तो आपसे इस t की वैल्यू पूछा है कि x और y दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे होंगे। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए याद रखिए, इस टी की वैल्यू निकालने के लिए आप अंडर रूट में गुणा कीजिए। x कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 16 डेज ज्यादा, गुणा कीजिए y कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 9 डेज। बस ये हो जाएगा 4 गुणा 3 मतलब 12 दिन जो होंगे दोनों मिलके इस काम को फिनिश करने में लगाएंगे। टी की वैल्यू 12 दिन आएगी। आइए दोस्तों देखते हैं प्रतिशत का ये प्रश्न जो आपसे हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में तथा 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछी गई थी। दोस्तों आपको इसमें फोकस ये करना है, आप देखिए हर जगह इसमें उत्तीर्ण दिया हुआ है, उत्तीर्ण हुए, और दोनों परीक्षाओं में देखिए उत्तीर्ण हुए। यहां भी देखिए कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दी हुई थी, जबकि यहां अनुत्तीर्ण दिया था। तो आप इसे भी उत्तीर्ण में ही कन्वर्ट कर लीजिए, आपको बहुत इजी हो जाएगा। आप देखिए कितने प्रतिशत छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70, कितने प्रतिशत गणित में, 80, माइनस दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने होंगे, क्योंकि 10% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो 100 माइनस 10 मतलब 90% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए होंगे, तो माइनस 90 कर दीजिए।
तो आपको 8 7 15 में से अगर 9 जाएगा तो ये आएगा 60% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो चुके हैं। अब आपको देखिए यहां पर प्रश्न पूछा गया था, यदि 144 छात्रों की संख्या दी थी जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, तो आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी थी। x का अगर 60% बराबर 140 होना चाहिए, तो मतलब 100/60 हो जाएगा। जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, मतलब 240 विद्यार्थी जो हैं पूरी क्लास के थे। 240 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। तो आपको संतरों का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य बताना था। आप देखिए इसके लिए दोस्तों अगर आप इसे लॉन्ग मेथड से करेंगे तो आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट खाएंगे। अगर आप दोस्तों इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे तो एक लाइन में हल हो जाएगा। कैसे? आप देखिए कितने प्रतिशत मूल्य में कमी हुई है? 20%। 20/100 - 20 कर लीजिए और इसको गुणा कर दीजिए कितने रुपए में? 25 रुपए में। कितने संतरे? 5 संतरे। 25/5 से गुणा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 20/80 गुणा 25/5, मतलब 20 चौक 80 हो जाएगा और 5 पंजे 25, मतलब 5/4 का मतलब हो गया 1 रुपए 25 पैसे। 1 रुपए 25 पैसे इसका प्रारंभिक मूल्य आ गया। अब इसमें कितने प्रतिशत कमी हुई थी? 20%। 125 का 20 क्या होगा? 25 होगा। तो आप इसमें 25 पैसे माइनस करेंगे तो 1 रुपया आएगा। 1 रुपया उसका वर्तमान मूल्य और 1 रुपया 25 पैसे प्रारंभिक मूल्य था। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों परसेंटेज से यह प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने पर 140 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। तो चीनी का प्रारंभिक भाव तथा कम हुआ भाव बताना है आपको। क्या है? वही इसको किस तरीके से करेंगे? आप देखिए कितने प्रतिशत कमी हुई है? 10% की कमी हुई है। 10/100 - 10 कर दीजिए और इसको गुणा कीजिए कितने रुपए में? 140 रुपए में कितने ग्राम? 500 ग्राम, मतलब 0.5 kg। इतनी अधिक चीनी मिल जाती है। इससे गुणा कर दीजिए। आप इसे हल करेंगे आंसर मिलेगा, यह आएगा 1/90 गुणा 140/0.5, तो ये 9 बना 45 हो जाएगा। तो 140/45 का मतलब हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45, 28/9 ये उसका प्रारंभिक मूल्य था। इसे आप हल करेंगे तो 9 3 27, 3 सही 1/9 रुपए चीनी का प्रारंभिक मूल्य था। अब इसमें दोस्तों कितने 10% की कमी हो गई तो 28/9, 28/9 का 90% क्या हो जाएगा? 28/9 का 90%, 9 धाम 90 हो जाएगा। ये 2.8 रुपए प्रति केजी जो है कमी होने के बाद मूल्य आएगा। आप देखते हैं अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा तो 6750 रुपए की हो गई वह वस्तु। अगर वह इसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा बताना है। आप देखिए 6750 इतने रुपए में उसने बेची, कितनी प्रतिशत हानि थी? 25% हानि, मतलब 100 - 25। अगर आप इसे गुणा कर दें कितने प्रतिशत लाभ पे बेचना चाह रहा है? 15%, मतलब 100 + 15 से, तो आपको आंसर मिलेगा। तो ये आएगा 6750 बटे हो जाएगा 75 गुणा 115। इसे आप अगर हल करेंगे तो देखेंगे 75 निम्मा जो होता है 675 होता है और फिर 90 को गुणा 115 में करेंगे तो 10,350 रुपए जो आएगा आपका आंसर आएगा 10,350। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए? इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। देखिए 25% की हानि पर बेचना मतलब 450 रुपए पर उसने बेचा, कितने प्रतिशत की हानि हुई? 25% की हानि मतलब माइनस होगा। इसे गुणा कर दीजिए 25% के प्रॉफिट मतलब 100 + 25 से बेचना है उसे। बस आप इसे हल करेंगे आंसर मिलेगा 450 बटे 75 गुणा 125 हो जाएगा। 25 पंजे 125 होगा, 25 3 75 और ये कट हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 150, 15 पंजे हो जाएगा 75, मतलब 750 रुपए में उसे अब वह वस्तु बेचनी पड़ेगी 25% लाभ लेने के लिए। तो बी ऑप्शन सही था।
अब दोस्तों ये प्रश्न आपके लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब आप दोस्तों बताइए, पहले वह 20% हानि पर बेच रहा है, अब उसे 20% लाभ पर बेचना है, तो इन दोनों का अंतर कितने रुपए है? 60 रुपए है। ये 60 रुपए इतने इनके अंतर के बराबर है। अब आप देखिए 20% का प्रॉफिट माइनस का 20% का लॉस, मतलब ये कितने डिफरेंस हो गया? 40% का डिफरेंस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस का 40% जो होगा वो इस 60 रुपए के बराबर हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल होगा तो ये आएगा 600/4, मतलब आएगा 150 रुपए जो होगा ये आपका क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन बी सही है। अब दोस्तों ये प्रश्न आपसे ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जहां पर पूछा ना गया हो। ए ने एक वस्तु को ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर और बी ने सी को 20% लाभ पे और सी ने डी को 10% लाभ पे बेची। यदि डी इसे 330 रुपए में खरीदता हो तो ए ने कितने में खरीदी? मान लेते ए ने x रुपए में खरीदी, तो x रुपए में खरीदने पे ए ने बी को 25% लाभ पे बेची, मतलब 125/100। अब देखिए बी ने सी को 20% लाभ पे बेची, मतलब 120/100 और सी ने डी को 10% लाभ का, मतलब 110/100। ये किसके बराबर है? ये मान बराबर है 330 रुपए के बराबर है। इसे हल करेंगे आंसर मिलेगा। आप देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो जाएगा, 4 तियो 12 हो जाएगा। तो ये हल करने पे आएगा 330 गुणा 100/11 गुणा 15 हो जाएगा। 11 तियो 33, मतलब 30 और 15 दूनी 30, मतलब 200 रुपए जो होगा ये ए को इसका कॉस्ट प्राइस पड़ा था 200 रुपए। अब दोस्तों ये प्रश्न आपसे लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों जब भी कभी यहां पर लाभ हो पेंसिलों को बेचने पर, तो उसका ट्रिक याद रखिए। कितनी पेंसिलों का लाभ हो रहा है? 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर। कितनी पेंसिलें बेची जा रही हैं? 100 पेंसिलें। 100 माइनस जितनी का लाभ हो रहा है -20 गुणा 100 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 20/80 हो जाएगा गुणा 100, मतलब 20 चौक 80 और 4 से ये 25 बार जाएगा, तो 25% का उसको लाभ होगा। तो 25% प्रॉफिट परसेंटेज होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपसे लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसको 5 सेकंड में कैसे हल करेंगे आइए बताते हैं। 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है और इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? अब दोस्तों देखिए 1 रुपए में 12 टॉफी वह बेच रहा है। अब दोस्तों देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकाल लीजिए। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या हो जाएगा? उसे देखिए हानि कितनी होती है? 20% की हानि होती है, मतलब 100 माइनस का 20 हो जाएगा। और लाभ कितने प्रतिशत का लेना है उसे? 20% का, मतलब 100 + 20, तो ये 120/80, मतलब ये आएगा 3/2। मतलब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 1.5 गुना होना चाहिए। 1.5 गुना होने के मतलब है 1 रुपए की 12 टॉफी बेची जा रही है और 1.5 गुने का मतलब अगर आप देखेंगे तो 12/1.5, मतलब 15×8 = 120। 1 रुपए की 8 टॉफियां बेचना पड़ेगा उसे, 1 रुपए की 8। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 रुपए की 8 टॉफी बेचेगा तब उसको 20% का लाभ होगा। यदि 14, 12, 34, 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो आपको √12x + 9 का मान बता देना था। x की वैल्यू पूछी थी। समानुपात का मतलब क्या होता है? पहली संख्या क्या है? 14। 14 में x जोड़ दिया, इसका अनुपात। दूसरी संख्या क्या है? 12, इसमें x जोड़ दिया। बराबर होना चाहिए। जो तीसरी संख्या है 34, इसमें x जोड़ेंगे का अनुपात जो चौथी संख्या है 30 + x के बराबर होना चाहिए। बस आप आसानी से इसको निकाल देंगे। वैसे दोस्तों अगर आप इसे हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, जैसे ये जो नंबर दिया हुआ है इसे सॉल्व करने से अच्छा हिट एंड ट्रायल हो जाएगा। √12x + 9, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 के बराबर मान लें, ये इसका स्क्वायर इससे बाहर निकाल लें, मतलब 12x + 9 = 64 होगा। +9 = 64 अगर हमने मान लिया, ये अगर इसके बराबर है
तो 64 में अगर 9 जाएगा, 64 में से 9 जाएगा, इसका मतलब कितना बचेगा, 55 बचेगा। 55 का में 12 से अगर भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा। अगर आप इसमें पॉइंट में जोड़ेंगे तो ये हमें नहीं लगता समानुपात में होगा। तो जहां भी पूर्ण संख्या आपको मिले, अब यहाँ पे अंडर रूट, अब दोस्तों इसका स्क्वायर 12x + 9 हो जाएगा। ये अगर 81 इसके स्क्वायर के बराबर रखेंगे तो ये 81 इधर जाएगा तो हो जाएगा 81 - 9 72 हो जाएगा। x बराबर 72/12 6 आएगा। 6 मतलब यहाँ पे पूर्ण संख्या हमको x की मिल रही है। अब 6 इसमें रख के देख लेते हैं। 14 और 6 क्या होगा, 14 और 6 हो गया 20 अपॉन 12 और 6 क्या हो गया 18 बराबर 34 और 6 हो जाएगा 40, 30 और 6 हो जाएगा 36। देखिए आप 2 धाम 20, 2 निम 18 और 4 धाम 40, 4 निम 36, 10/9 बराबर 10/9 समानुपात में आ गया। तो आपको इतना लंबा चौड़ा मशक्कत नहीं करना था, इसकी मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना नहीं था। हिट एंड ट्रायल भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली ये जो दिया है इसी में ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं जैसे हमने किया। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट रहता है उससे संबंधित है। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, सममित पूछा गया है। सममित, आप देखिए दोस्तों सममित का मतलब होता है, जैसे सममित का मतलब अगर हमने मान लीजिए कोई एक एंगल बनाया, अब इसका सममित वो लाइन होगी जो इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे। इस तरीके से रखा, अगर हम इसको इधर से देखेंगे तो वही चीज देखना चाहिए और इधर से देखेंगे तो वही, मतलब सेम पार्ट में डिवाइड कर दे, तो इसी को कहते हैं सममिति रेखा। तो पहला स्टेटमेंट दिया था, एक समषड्भुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं। दोस्तों कितना है, षड्भुज मतलब 6 भुजाओं वाला है, तो इसमें 4 सममिति नहीं होती हैं, 6 सममिति रेखाएं होती हैं। पहला ऑप्शन गलत हो गया, सत्य पूछा है। 10 भुजा वाले एक सम बहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, 10 भुजा वाला अगर एक सम बहुभुज है, सम बहुभुज है तो इसकी 10 सममित रेखाएं होती हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, दूसरा ही और स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं बाकी के अदर स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। अदर स्टेटमेंट क्या कहते हैं, अदर स्टेटमेंट में देखिए तीसरा स्टेटमेंट, एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। एक वृत्त के अंदर असंख्य सममित रेखाएं होती हैं, असंख्य, अपरिमित होती हैं, मतलब उनको परिमित नहीं किया जा सकता। याद रखिए असंख्य सममित रेखाएं होती हैं, इसमें दिया है नहीं होती हैं, तो ये भी गलत है। चौथा क्या है, एक कोण की 2 सममित रेखाएं नहीं होती, एक कोण की 1 सममित रेखा ही होती है, उसको केवल एक ही उसका समद्विभाजक हो सकता है, तो ये भी गलत है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी क्वेश्चन दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको समीकरण हल करना है, बस x का वह मान आपको निकालना है जो समीकरण ये दिया हुआ था को संतुष्ट करता है, तो वह निम्न समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। आपको x की वैल्यू निकालना है, फिर वही वैल्यू इसमें रखना है और बताना है कि कौन से समीकरण को x की वैल्यू संतुष्ट कर रही है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। बस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x + 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 8x - का 24 बराबर ये हो जाएगा 25x - का 20 हो जाएगा। बस हल कीजिए, 10x और 8x हो गया 18x, 18 जब ये इधर जाएगा 18x तो यहाँ 25x है, 25x में 18x माइनस होगा तो आएगा 7x। यहाँ देखिए 60 है, 60 में से जब 24 माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा 36 और ये 20 इधर माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 बराबर 7x, तो x बराबर 7 × 8 = 56, x की वैल्यू 8 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 8 आई है तो बस रख दीजिए इसे इन इक्वेशंस के अंदर, सॉल्व नहीं करना है हर इक्वेशन को। x की वैल्यू जब 8 यहाँ रखेंगे, 8 - 3 क्या हो जाएगा 5, 5 × 5 = 25, 8 × 5 = 13, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जब यहाँ रखेंगे 8 × 3 = 24 में से 5 जाएगा 19 × 3 = 57 हो जाएगा, 8 × 2 = 16 और 1 17 ही हुआ, यहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 8 और 3 हो गया 11, 11 × 2 = 22, 8 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 3 और 5 3 15 और 4 19, यहाँ भी ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए
8 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर बच रहा है 3, 5 तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया तो 5, 5 दूनी 10 और 5 15, यहाँ भी हो गया। तो चौथा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, 15 = 15 आएगा, बिल्कुल सही है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 11x - 6y + 7a प्राप्त करने के लिए 5y - 13x - 18a में से क्या घटाना पड़ेगा। दोस्तों इसको प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाना पड़ेगा। देखिए इसमें से इनमें से क्या घटाएं कि यहाँ 11x प्लस का आ जाए, यहाँ माइनस का 13x है। जब इसे घटाएंगे तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा, 13 और 6 19x हो जाएगा, गलत हो गया। यहाँ देखिए माइनस का, जब इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस यहाँ प्लस कर देगा, माइनस का 13 और प्लस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 आएगा। यहाँ हमें 11 लाना है, ये भी गलत है। हाँ अगर यहाँ पे देखेंगे आप तीसरे ऑप्शन में, जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा दोनों। जब माइनस का 13 और प्लस का 24 क्या हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 21y है, यहाँ पे प्लस का 5y है, तो 21 और 5 जाएगा तो माइनस का 16y आएगा, बिल्कुल देखिए यहाँ माइनस का 16y है। अब देखिए 15a प्लस का हो गया और यहाँ पर -8a जो है माइनस का हो गया। 15 में से 8 अगर जाएगा तो प्लस का 7a बचेगा, जो यहाँ पे भी दिया है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमें जो दिया हुआ समीकरण है, ये वाले समीकरण में से तीसरा घटाना पड़ेगा, तब हमें ये मिलेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब दोस्तों ये भी आपसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालयों में आने वाले जो बच्चे होते हैं, निम्न में से कौन सा कथन उनके बारे में सही नहीं है। पहला कथन दिया हुआ था, उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि गांव के बच्चे हैं तो उनके काम नहीं आएगा, ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल इलॉजिकल है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता होती है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं, आप देखेंगे जो बच्चे हैं वह गणितीय संगणनाओं से जुड़े रहते हैं, जैसे खेत की माप हो गई, माप तौल से संबंधित जो गणितीय गणनाएं होती हैं उनसे वह बचपन से ही जुड़े रहते हैं। तो हाँ ये बात सही है, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं का ज्ञान प्रचुरता में है। उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है, ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। उनकी गणित में संचारण निपुणता निकृष्ट है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी डाउन है, ये कह रहा है चौथा स्टेटमेंट, ये भी बिल्कुल गलत है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता उनके अंदर होती है। अब दोस्तों ये देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित कथन में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है आपको बताना है। गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा है। दोस्तों गणित एक उपकरण भी है, बिल्कुल टूल की तरह यूज किया जा सकता है। गणित एक प्रकार की कला आर्ट भी है, और गणित एक प्रकार की भाषा भी है, लैंग्वेज भी है। बिल्कुल दोस्तों, इसलिए इसका जो ऑप्शन होना चाहिए तीनों करेक्ट होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न भिन्नताएं हुई थी 44/49, 33/38, 22/25, 24/29। आपको इसको अवरोही क्रम में लगाना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, तो सबसे पहले सबसे बड़ी आएगी। आपको दोस्तों ये भिन्न सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन हम आपको बता देते हैं, बहुत ईजी वे में हो जाएगा। आपको सबसे पहले देखिए इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, आपको ये निकालना है। तो आप देखिए सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए आपको, जैसे पहले ये दो भिन्नें हमने उठाई, 44/49, 33/38। अब आपको इन भिन्नों को सॉल्व करना और बताना है ये कौन सी बड़ी होगी इसके अंदर भिन्न, आपको ये सॉल्व करने के लिए। दोस्तों आपको दो नंबर का वो मल्टीप्लाई करने की एक शॉर्ट ट्रिक मेथड हम बताते हैं। अगर आप इससे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये आपको पहले तो लॉन्ग लगेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत इजी मेथड बन जाएगा और आप बहुत जल्दी कर लेंगे। जैसे आप क्या कीजिए, जो दूसरी संख्या है इसके हर का पहली संख्या के अंश से मल्टीप्लाई करना है। तो 44 × 38 करने के लिए आप क्या कीजिए, 8 चौक 32 नीचे रखिए, जो कैरी है वो 3 है। अब आप क्या कीजिए, 8 चौक इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 8 चौक 32 और 4 3 12, 12 और 32 हो गया 44, 44 में 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 47, फिर कैरी हुआ 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12, 12 और 4 ये वाला कैरी जोड़िए 16, 16 72 जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई है। ऐसे ही दोस्तों ये 49 और 33 का मल्टीप्लाई कीजिए, 49 और 33, 9 3
27 यहाँ लिखिए, 2 कैरी हो गया। आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तियो 12, 12 9 तियो 27, 27 और 12 39, 39 में 2 जोड़ेंगे 41, कैरी हो गया 4, 4 तियो 12 और 4 16 17। आप देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, 16 72 बड़ा है, मतलब अंश वाला 44 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बड़ा है। इसका मतलब ये वाला नंबर भी बड़ा होगा 33/38 से, जिसका दोस्तों ये 44 गुणा 38 देखिए बड़ा है, तो ये वाला संख्या बड़ा है। अगर दोस्तों 49 गुणा 33 इसका अंश से गुणा करने वाला बड़ा होता तो ये बड़ा हो जाता। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप समझिए, फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं तो ये गुणा करके, और दूसरा 2 डिजिट को कैसे इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो अब आप इजीली इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को बहुत से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको पता चल गया 44/49 33/38 से पहले आना चाहिए। तो बस देखिए ऑप्शन आपके कट होते जाएंगे। यहाँ देखिए 44/49 सबसे लास्ट में दिया है, 33/38 से पहला गलत। 44/49 देखिए यहाँ 33/38 से पहले दे दिया गया है, ये भी गलत। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन तो आपको यहाँ पे तुरंत गलत हो गए। अब तीसरा और चौथा ऑप्शन बचा है। यहाँ 44/49 सबसे पहले दे दिया है, बिल्कुल सही। अब आपको इन दोनों में कंपेयर करके देख लेना है, 22/25 और 33/38। तो आपको इजीली पता चलेगा 22 और 38 का गुणा करने के लिए कैसे करना है। 22 और 38 बहुत इजी वे में, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 और 16 हो जाएगा 22 में ये वाला एक कैरी जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, कैरी 2 हो गया। अब 3 दूनी 6 और 2 836। ऐसे ही 33 और 25 का गुणा कीजिए, 33 और 25, 5 तियो 15 हो जाएगा, 5 तियो 15, 3 दूनी 6 और 15 21, 21 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22, फिर कैरी हुआ 2, 3 दूनी 6 और 2 8। मतलब यहाँ देखिए 825 बड़ा है, मतलब जिसका अंश 22 है वो वाला संख्या बड़ा है, ये जो है ये वाली संख्या बड़ी है। इसका मतलब 33/38 जो है 22/25 के बाद आएगा। इसका मतलब यहाँ देखिए पहले आ गया तो ये भी गलत। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। दोस्तों ये तो हम आपको समझाने के तरीके से बता रहे थे। अगर दोस्तों आपको इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक या आ गया और ये फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं, अंश और हर का मल्टीप्लिकेशन, ये 2 ट्रिक आ गई तो इस टाइप के क्वेश्चन आप 50 सेकेंड से लेके 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, जाने की और आने की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह कॉमन है। 5 किलोमीटर वह जाती है और 5 किलोमीटर आती है। जब भी दूरी आपकी कॉमन हो, कांस्टेंट हो, उस सिचुएशन में जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, ट्रिक याद रखिए, दोगुना कीजिए जाने की स्पीड 12, गुणा कीजिए 8 आने की स्पीड, अपॉन कीजिए जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 12 गुणा 8/20 हो जाएगा। तो आएगा 2 धाम 20, 12 अट्ठे 96/10 हो जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगी एवरेज स्पीड। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न देखिए, पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। अभाज्य युग्म क्या होते हैं, अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म का अर्थ होता है ऐसी 2 संख्याएं जैसे 3, 5, इनके बीच 2 का डिफरेंस होना चाहिए और वह दोनों अभाज्य होनी चाहिए। जैसे 3 और 5 ये अभाज्य युग्म हो गया, इनके बीच डिफरेंस 2 का होना चाहिए और वह संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। तो ऐसे 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, आइए हम बताते हैं कितने ग्रुप बनेंगे। दोस्तों देखिए ये जो ग्रुप बनेंगे, ग्रुपों की संख्या, पहला हो गया 3 और 5, इसमें देखिए डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है और दोनों अभाज्य हैं। 5 और 7 2 का डिफरेंस है, अभाज्य हैं। 11 और 13 2 का डिफरेंस है। 17, 19 2 का डिफरेंस है। 29 और 31, 41, 43 और इसके बाद जो हो जाएगा लास्ट का ग्रुप, लास्ट के 3 जो हैं 59 और 61, 71 और 73। तो ऐसे कितने ग्रुप हो गए टोटल जो अभाज्य युग्म बनाते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये अभाज्य युग्म है 1 से लेके 100 तक, याद रखिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अभाज्य युग्मों की संख्या 1 से 100 तक होगी 8। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यदि 21,168 बराबर 2 की पावर a, 3 की पावर b और 7 की पावर c है, जहां a b c प्राकृत संख्याएं हैं, तो आपको इसकी वैल्यू बताना। मतलब a b c की वैल्यू निकालिए, यहां रखिए और आपको मान मिलेगा। ये निकालने के लिए आप इसके फैक्टर कीजिए। 21,168 के आप जब फैक्टर करेंगे तो आपको फैक्टर करने पे a b c की वैल्यू मिल जाएगी। आइए फैक्टर करते हैं। तो दोस्तों 21,168 के फैक्टर करने पे आपको देखिए 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 2 मिले। हमने इस तरीके से इसका फैक्टर कर लिया। अब देखिए a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 हो गई और c की वैल्यू 2 यहाँ रख दीजिए। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस 5 3 15 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा 2। 16 और 2 हो गया 18 में से 15 जाएगा तो 3 आएगा। इसका मतलब चौथा ऑप्शन करेक्ट था, इसका 3। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों, माना कि x एक वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। अगर दोस्तों कोई छोटी से छोटी संख्या है तो आपको क्या करना है, जिससे भाग दिया जा रहा है 8, 12, 20, 28 और 35, इनसे उसे भाग दिया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है और उसमें उतना जोड़ देना है जितना शेष बच रहा है। एलसीएम निकालिए और उसमें 5 जोड़ दीजिए, तो आपको वही संख्या मिल जाएगी और वह जो संख्या मिलेगी उसके अंकों का योग आपको बताना था। तो आइए एलसीएम निकालते हैं, इसको डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल लिया हमने। इसका एलसीएम 840 आया हुआ है। 840 में जितना शेष बच रहा है, 5 बच रहा है शेष हर बार, तो 5 जोड़ दीजिए, ये 845 हो जाएगा। यहाँ पर इसके अंकों का योग पूछ रहा है, तो 8 4 12 और 5 हो जाएगा 17 जो होगा अंकों का योग होगा। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, 17 अंकों का योग आया। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, संख्याओं 50, 61, 92 और 117 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। मतलब 50 माइनस एक्स अपॉन 61 माइनस एक्स बराबर 92 माइनस एक्स अपॉन 117 माइनस एक्स, ये सेटिस्फाई हो जाए। आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कीजिए। आप सबसे पहले 14 घटाएंगे तो यहाँ पर 50 में से 14 जाएगा तो यहाँ तो बचेगा 36, और 61 में से अगर 14 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 47। तो 36 और 47, और जब यहाँ पे आप इसे माइनस करेंगे तो ये 92 में से जब 14 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 78, और जब 117 में से 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 103। मतलब आप देख रहे हैं कोई रेशियो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई भी समानुपात नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप दूसरा ऑप्शन रखेंगे 17, 50 में से 17 माइनस होगा 33 बचेगा, और 61 में से अगर 17 माइनस होगा तो यहाँ पर बचेगा 44, और 92 में से जब 17 माइनस होगा 75 यहाँ पर आएगा, और 117 में से 17 माइनस होगा तो यहाँ पर 100 आएगा। अब आप इसे कट कीजिए, 11 से ये 3 बार, 11 तियो 33 और 11 चौक 44 कट हो रहा है। यहाँ पे 25 तियो 75, 25 चौकू 100, मतलब 3:4 और 3:4, मतलब ये समानुपात में आ गया। जो यहाँ पे कंडीशन दी गई थी समानुपात में आना चाहिए, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। पूरी की पूरी जो संख्याएं हैं अगर इसमें से 17 माइनस की जाए तो ये समानुपात में आ जाएंगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1710 रुपए को एक राशि जो है उसको ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, अगर हम ए का कर दें 4 गुना, बी का 6 गुना, बी का कर दें 6 गुना, और सी का कर दें 9 गुना, सी का कर दें 9 गुना, तो ये तीनों बराबर हो जाती हैं राशियां। तो दोस्तों आपको ए और सी की मिली राशियों का अंतर बताना है। दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए 4, 6 और 9, मतलब इस अनुपात में उनको ये धन मिलता है।
तो ए को कितना धन मिलेगा, 4 बटा कीजिए दोस्तों, ये गुना जो दिया गया है एक तरीके से अनुपात है, 4:6:9 के अनुपात में उनको धन मिला है। तो ए को कितना मिला होगा, 4/4 + 6 + 9, 9 6 15 और 4 19, 4/19। इसको अगर 1710 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए को मिला हुआ धन, पर ए को कितना धन मिला ये पता चल जाएगा। 19 निमा 171 हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 रुपये जो हैं ए को मिले। और सी को कितने मिले होंगे, बस सी का अनुपात क्या है, 9, तो 9 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 19 गुणा 1710, 19 निम्मा 171 हो जाएगा, 9 निम 81, 810 रुपये जो हैं वो सी को मिले। अब ए को 360 और सी को 810, दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, अंतर आएगा 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे बचा 7 में से 3 गया 4, 450 रुपये दोनों का अंतर है, जो कि ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो ये गुना राशि दी हुई थी ये एक तरीके से ABC को किस अनुपात में धन मिला उसके बराबर थी। अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों, टोकरियों A और B में रखे फलों की संख्या का अनुपात 7:9 है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि टोकरी A में से 6 फल निकालकर टोकरी B में डाल दिए जाएं। हमने मान लिया 7x - 6 इसमें से निकाल के टोकरी B में डाल दिए गए 9x + 6, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 1:3 के बराबर होना चाहिए। इसे हल कीजिए, आंसर मिलेगा। तो आपको बताना है A और B में कुल कितने फल हैं। साथियों 21x - का 18 हो जाएगा बराबर 9x + का 6 हो जाएगा। तो इधर आएगा तो 21 में से 9 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 12x बराबर हो जाएगा 24, तो x की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 2 आने का मतलब टोकरी A में कितने फल थे, 7 दूनी 14 और टोकरी B में 9 दूनी 18, तो 14 टोकरी A में और टोकरी B में 18 फल थे। तो आपको कुल फल कितने हो गए, 14 और 18 अगर आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 32 फल थे टोटल। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 32 फल।